हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर तैयार हैं आपके लिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सेकंड पार्ट लेकर के। तो आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जो फॉरेस्ट में नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स का, प्लांट्स वगैरह का, तो उनको हम कंजर्व कैसे करें। एक बार फिर मैं कंजर्वेशन का मतलब बता दूं कि जो भी प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको उनके प्राकृतिक अवस्था में अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराना, साथ में उनकी संख्या को बढ़ाना, ये उद्देश्य होता है कंजर्वेशन का। तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो कि बहुत बड़े खतरे में है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं और जीव जंतुओं की प्रजातियां गायब हो रही हैं, उनको बचाने के लिए पूरे विश्व की सरकारें चिंतित हैं। तो पूरे विश्व में 3 तरह के एक सेटलमेंट्स हैं जिनके द्वारा एनिमल्स को और जो फ्लोरा एंड फोना है, अगर मैं कहूं तो मतलब प्लांट और एनिमल बोथ, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे सुरक्षित करते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो एक एक के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम नेशनल पार्क के बारे में। देखो, नेशनल पार्क क्या होता है? द लार्ज एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए जो जंगली जीवन है, मतलब पेड़ पौधे, जंगल, उन सब के लिए एक रिजर्व्ड एरिया होता है, सुरक्षित कर देते हैं। दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट, जहां पे हैबिटेट का मतलब होता है उनका प्राकृतिक आवास, रहने की जगह। तो जहां पर उनका जो आवास है वो फ्री रहे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और जो नेचुरल रिसोर्स है उनका वो फ्रीली यूज कर सकें। साथ में आ जाता है दिस एरिया इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इस एरिया में नेशनल पार्क को स्ट्रिक्टली, सख्ती से प्रतिबंधित कर देते हैं कि उसमें कोई दूसरे लोग नहीं जा सके और उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके। द एरिया इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब इसमें क्या क्या मना होता है? तो ग्रेजिंग, मतलब आप उस नेशनल पार्क में जाके अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, वहां आप कल्टीवेशन मतलब खेती नहीं कर सकते। प्राइवेट ओनरशिप, आप वहां पे जाके अपने मकान, फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगा सकते, वहां आप किसी जगह के मालिक नहीं बन सकते हैं, मतलब उस जगह में आप कुछ खरीद नहीं सकते, जमीन वगैरह। एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन। हैबिटेट मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप कहीं उस नेशनल पार्क के आसपास फैक्ट्रियां वगैरह लगाना शुरू कर दे, शोर शराबा शुरू कर दे, कुछ सर्कस या फिल्म या थिएटर, मतलब कहने का है कि जानवरों को और उनके आवास को डिस्टर्ब करने की कोई एक्टिविटी आप नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। उसके लिए पूरी बाकायदा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से उनके रेंजर्स होते हैं, उसकी पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग का मतलब हो गया, गाड़ियां घूमती हैं, चेक करती रहती हैं कि कोई उसके अंदर तो नहीं है, वहां किसी तरह का शिकार या कोई अवैध इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश के कुछ फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं। तो पहला जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैं बता दूं ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे पहले अंग्रेजों के टाइम में, जिन्होंने बहुत शिकार किए थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने जीव जंतुओं की रक्षा का काम अपना लिया था। तो उनके नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहां पर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड वगैरह को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाता है, उनकी संख्या वगैरह बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क। ये भी टाइगर और बारहसिंगा वगैरह के सुरक्षित आवास के रूप में जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में टाइगर और बारहसिंगा, बारहसिंगा समझ रहे हो, वो सींग जिसके ऐसे सींग ब्रांच्ड हो जाते हैं इस तरह से, और 12 के नंबर में हो जाते हैं। यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में कांजीरंगा नेशनल पार्क, वर्ल्ड फेमस है ये। कांजीरंगा आसाम में है और इसमें एक सींग का जो राइनोसिरोस होता है, मतलब गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो है यहाँ बहुत आयत में पाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है ये नेशनल पार्क अकेला है जहां पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। उसके बाद में सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है, जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे सुंदर टाइगर की जो सबसे सुंदर प्रजाति है, गोल्डन सा उसका कलर होता है, धारियां, लंबा चौड़ा, सबसे फुर्तीला और सबसे सुंदर, टाइगर में सबसे सुंदर माना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। तो वो जो है सुंदरबन नेशनल पार्क में मिलता है। उसके बाद में रणथंभौर, हमारे राजस्थान में भी नेशनल पार्क है रणथंभौर, जो है सवाई माधोपुर जिले में। वहां पे टाइगर, लेपर्ड, हाइनाज है ना, वो सब खूब बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्ज एरिया में फैला हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ये ग्रीनलैंड कंट्री में है।
और सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले नेशनल पार्क कहाँ किस जगह शुरू हुआ था, तो वो हुआ येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1872 में। तो अभी हमने ये नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है, समझा है कि मतलब प्रतिबंधित एरिया है, रिजर्व एरिया है, जहां पे जीव जंतु ही रहेंगे, इंसान वहां जाके कुछ भी इलीगल गतिविधि करके उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद में अब हम आगे चलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, लेकिन ये जो मैंने बहुत शॉर्टकट नोट्स बनाए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व फिर एक ऐसा सरकारी प्रयास है, गवर्नमेंट का प्रयास है, बहुत सारे देशों में ये सब चल रहा है ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। बायोडाइवर्सिटी, जो इतने बायोडाइवर्सिटी का मतलब हजारों लाखों तरह के जो जीव जंतु, रंग बिरंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। उनकी जितनी वैरायटी है वो सब बायोडाइवर्सिटी में आती है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट कर पाए कि वो हजारों सालों तक इस धरती पर रहे। इसी में एक कड़ी यह है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है, प्रोटेक्टेड लैंड होती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, लाखों तरह के जीव जंतु है, उन सबको कंजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकारें क्या करती है, जंगल के बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट कर देती है, उनके लिए रिजर्व कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल, जो रिसोर्सेज होते हैं, और साथ में यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है, यहाँ ह्यूमन की हेल्प है, वो है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल पीपल। जो आदिवासी लोग, जनजातीय लोग होते हैं, वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो उनको देवताओं की तरह पूजते हैं। उन्हें पता होता है कि वो उनको जो कुछ चाहिए होता है जंगल से मिलता है और उन जानवरों से मिलता है, जानवरों के साथ उनका बहुत दोस्ताना व्यवहार होता है, इसलिए वो उनकी किलिंग नहीं करते हैं, वो जंगल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक तरह से एनरिच करने में काम करते हैं। इसलिए यहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें ट्राइबल पीपल का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल भी जो होती है वो उसमें शामिल रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस एरिया में क्या होता है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं हजारों किलोमीटर में, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। उस बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं और नेशनल पार्क भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क आता है जिसको सतपुरा नेशनल पार्क बोलते हैं, और दो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी शामिल होती हैं, जैसे बारी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वो किसमें है, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो अब आप समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे बड़ा एरिया है जिसमें नेशनल पार्क भी आ सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। फिर हम अगली में चलते हैं, तो इट हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो मेंटेन रखते हैं, साथ में जो ट्राइबल पीपल की ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया उसको भी वो प्रोटेक्शन देते हैं कि आदिवासी लोग भी वहां पे फले फूले। ऐसा नहीं है कि आदिवासी लोगों का उस जंगल में जाना मना कर देते हैं, लेकिन इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जानवरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें या उनको डिस्टर्ब करें, नहीं, इसका एक सिस्टम है, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है, असल में यूनेस्को जो वर्ल्ड लेवल की एक तरह से संस्था है, जैसे यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक वैसे ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है अबाउट एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड जो भी इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, जो इन सब के लिए एफर्ट करती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं, कोर एरिया, नंबर 2 बफर एरिया, और नंबर 3 होता है ट्रांजिशन जोन। देखो, जिस एरिया में ट्राइबल पीपल का भी जाना मना होता है वो कहलाता है कोर एरिया, सबसे इनर मोस्ट एरिया, जहां पर कि बहुत डेंसली पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, यह प्रोटेक्टेड एरिया होता है। बीच वाला जो एरिया है वो बफर जोन होता है ना, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ एरिया हो, है ना, तो दो देशों की दो सीमाओं के बीच में जैसे एक बफर जोन होता है, जो न तेरा न मेरा, है ना, ऐसा। तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज तो होती हैं लेकिन नॉन कंजर्वेशनल एक्टिविटीज मना होती हैं, जिससे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचे, ऐसी एक्टिविटी आप वहां नहीं कर सकते। और सबसे बाहर जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है। और ट्रांजिशन जोन में आप देख रहे हो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कुछ झोपड़ियां जैसी दिखाई हैं, ये ट्राइबल पीपल की होती हैं,
जो उस जंगल के बाहर बाहर और या उससे बिल्कुल क्लोजली टच में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफिक प्रैक्टिसेज परमिनेटेड, कुछ विशेष तरह की गतिविधियां यहाँ पर अलाउ होती हैं। साथ में यहाँ पे एक चीज और भी है कि जैसे जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका वो शहरों से नहीं जुड़े हैं, उनमें ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो उनको जो चीजें चाहिए होती हैं अपने जीवन यापन के लिए, जैसे जलाने के लिए उनके पास में कोई गैस स्टोव हीटर नहीं है, वो पेड़ों की लकड़ियां ही अभी तक जलाते हैं। तो अगर आप उनको जंगल में नहीं जाने दोगे तो वो कहां से लाएंगे? तो इसलिए उनको लिमिटेड एंट्री मिलती है कि आप पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन जो सूख जाती हैं पुरानी टहनियां, पत्ते वत्ते, डालियां जो नीचे गिर जाती हैं उनको आप ले सकते हैं। थोड़े बहुत एरिया में आप अपने पशुओं के लिए जो है पेड़ पौधों की पत्तियां वत्तियां, घास फूस वो ला सकते हैं, या कुछ जड़ी बूटी वगैरह चाहिए होती है तो वो हल्की फुल्की कर सकते हैं, तो वो ट्रांजिशनल जोन में होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से कितने क्या है। तो भारत सरकार ने पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम शॉर्ट में बीएसआर लिख रहे हैं। ये इतना विशाल है कि ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 स्टेट के एरिया में ये फैला हुआ है। उसके बाद हम सुंदरबन की बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ हमने बायोस्फीयर रिजर्व को समझा है। कंसेप्ट यही ध्यान रखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों से बड़ा लेवल पे होता है। साथ में इसमें थोड़ी बहुत जो है ट्राइबल पीपल की एंट्री अलाउ होती है, और इसको 3 एरियाज में, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन में बांटते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अनदर वी कैन से द स्कीम टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये क्या होता है, अ स्पेस सेट असाइड, एक तरफ एक एरिया छोड़ दिया जाता है एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनमें एनिमल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये सेंचुरीज में और अदर क्या इसके फीचर्स हैं वो आते हैं कि सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। उसमें क्या होता है, सुइटेबल मतलब सुविधाजनक लिविंग कंडीशंस, रहने की परिस्थितियां, और उनका एक सुरक्षात्मक वातावरण देती है उनको ना, प्रोटेक्शन मिलती है सरकार की तरफ से। सब उनकी एक तरह से गार्ड करते हैं कि कोई जाके वहां शिकार नहीं करे, पेड़ वेड़ नहीं काटे। तो विशेष रूप से जानवरों का शिकार और उनको डिस्टर्ब करने की एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्टली रोक लगाई जाती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको जेल हो सकती है। एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ऐसा नहीं कि उनको कहीं ले जाके पिंजरे में सुरक्षित रखते हैं कि आप कौन करेगा शिकार, नो, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जंगल में, वहीं पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। फिर आ जाता है किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये हो ही गया कि इसमें आप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनमें आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, आप उनको पकड़ के नहीं ला सकते, उनको पालतू नहीं बना सकते, उनको किसी सर्कस वगैरह में नहीं ले जा सकते। फिर अगला हम चलते हैं, सम ऑफ द थ्रेटन्ड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक चीज और है कि जब सरकारें देखती है कि कोई एक विशेष जाति के एनिमल जो हैं, स्पीसीज के एनिमल हैं, वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं, उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है, किसी और जगह पे कंडीशंस उनके लिए खराब हो गई हैं, उनकी संख्या घट रही है, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे गायब हो जाएंगे। ऐसी स्पीसीज को इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बाहर से लाके जोड़े छोड़े जाते हैं ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा के और वहां पे एक सुविधाजनक इस परिस्थिति में रह सकें। फिर हम चलते हैं, वेरी स्मॉल स्केल एक्टिविटीज आर अलाउड बट शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे हल्की फुल्की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इन वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे आप देखते हैं सरिस्का वगैरह में, है ना, जो क्या होता है, लोगों को देखने के लिए गाड़ियों में जो जिप्सी गाड़ियां, बंद गाड़ियां होती हैं, उनमें आप शेर, चीता वगैरह इन सबको देखने के लिए जंगल में आप जा सकते हो, जहां पे आप नेचुरली उनको पानी पीते हुए, खाते हुए, रहते हुए, शिकार करते हुए देख सकते हैं। तो बहुत स्मॉल स्केल, लेकिन उनको अलाउ नहीं होता है कि आप उनको जाके डिस्टर्ब करें। फिर चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं इनके क्या, कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है जो आसाम में है, केवलादेव और सरिस्का जो है वो हमारे राजस्थान में है।
अब हम चलते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका पूरा ध्यान रखें। जैसा है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स किसको कहते हैं, नाम से पता लग रहा है एंडेंजर्ड, डेंजर में जो है ऐसी जातियां, ऐसी स्पीसीज ऑफ एनिमल जिनकी संख्या लगातार बहुत तेजी से घट रही है। बहुत से कारण हो सकते हैं, इंसानों ने शिकार किए हों, जंगल काट दिए हों, और वहाँ की परिस्थितियां, वातावरण उनसे नहीं हो रहा हो, तो कई बार उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा हो, शिकार नहीं मिल रहा हो, या उनके दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ गई हो, तो कोई स्पीसीज क्या होती है, तेजी से घटना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। द पॉपुलेशन ऑफ सम एनिमल्स बिकम वेरी स्मॉल, है ना, बहुत कम हो जाती है, ड्यू टू वेरियस रीजन, आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे टाइगर है, एशियाटिक लॉयन है, लेपर्ड है, एंटेलोप है, हिरण का एक टाइप होता है, बीवर है ना। विदाउट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दे मे एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड स्पीसीज पर इतना खतरा होता है कि अगर उनका पूरा ध्यान नहीं रखा गया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये इसमें आपको बता ही दिया मैंने एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स किसको कहते हैं। देखिए, एक्सटिंक्ट एनिमल वो है जो आज से कुछ साल पहले तक इस धरती पर जिनका अस्तित्व था, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजन या ह्यूमन एक्टिविटी या अदर रीजन की वजह से आज उनका एक भी जीवित सदस्य नहीं है, एक भी जिंदा नहीं है। तो हमें कैसे पता लगता है वो थे, जब उनके फॉसिल्स, उनकी हड्डियां या उनके अवशेष मिलते हैं, तब पता लगता है अरे ये जानवर तो कभी धरती पर होते थे लेकिन अब बिल्कुल गायब हो गए, एक भी जिंदा सदस्य नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स अब कहाँ है, हजारों साल पहले गायब हो गए। डोडो होता है जो आज से कुछ साल पहले डोडो बर्ड दिखता था लेकिन अब नहीं है। फिर आते हैं एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। एंडेंजर्ड खतरे में, एक्सटिंक्ट का मतलब बोलते हैं खत्म हो चुका, और एंडेमिक स्पीसीज क्या है, यहां इस एंड का मतलब नहीं लगाना, आपके एंड का मतलब कोई अंत है। यहाँ एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है वो विशेष स्पीसीज जो किसी विशेष एरिया में ही पाई जाती है, दूसरा और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो ये अपनी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें साल ट्री होता है, वाइल्ड मैंगो होता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे बिसन एक बुल होता है, बैल जैसा, है ना। जायंट स्क्वेरल बहुत बड़ी गिलहरी होती है जो वहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। आप देखेंगे जैसे कंगारू जो होते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे पेंगुइन्स होते हैं वो नॉर्थ पोल पर, न्यूजीलैंड वगैरह वहीं मिलते हैं। तो ऐसी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो किसी विशेष एरिया की खास बातों का यहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। फिर ये आता है जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना है, रेड डाटा बुक। रेड डेटा बुक, रेड का मतलब होता है लाल, डेटा मानी आंकड़े, फिगर्स, है ना, और बुक का मतलब ये एक ऐसी किताब है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में जातियां हैं दुनिया में, कहां कहां उन पर खतरा मंडरा रहा है और किस देश के किस जंगल में कितनी संख्या में ये हैं, उसकी जो डिटेल होती है उस बुक को रेड डाटा बुक कहते हैं। ध्यान रखिए, पूरी दुनिया में हर स्पीसीज की डिटेल उसमें होती है जो खतरे में है ना। और इसको शुरू और इसको मेंटेन IUCN नाम की एक संस्था करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो संस्था होती है वो खतरे में जो जातियां एनिमल की, उनके सारे डेटा, आंकड़ा, संख्या वगैरह का डिटेल रखती है, उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें और है, एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसको कहते हैं, देखो, जैसे हो सकता है आपके गांव में, अगर आप छोटे विलेज में रहने वाले हैं तो आपके गांव से बहुत से लोग शहर में चले गए, अब है ना, वहां पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या व्यापार करने के लिए जाते हैं। गांव में उतना उनको रोजगार नहीं मिलता। यहाँ राजस्थान से जैसे बहुत से लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगाल, आसाम, या कुछ लोग तो विदेशों में भी जाते हैं, तो वो एक तरह का माइग्रेशन है। उसी तरह से एनिमल्स वगैरह में क्या होता है, जैसे बहुत सी बर्ड है, रशिया में बर्ड होता है साइबेरियाई क्रेन, है ना। साइबेरिया जो जगह है दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में होता है, तो वहां पे वो अपने अगर बच्चों को जन्म देंगे तो उस ठंड से बच्चे मर जाएंगे। तो वो साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, जब वहां साइबेरिया में, रूस के पास में भयंकर ठंड पड़ती है, तब वो इंडिया जैसी जगह, गर्म जगहों पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर अपने बच्चे देते हैं,
फिर उन बच्चे जैसे ही 2-3-4 महीने में बड़े होकर उड़ने लायक होते हैं, वो यहाँ की गर्मी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो वापस जैसे ही उनके बच्चे बड़े होते हैं वो वापस उड़ के वहां चले जाते हैं। तो भोजन की तलाश में, सुरक्षा के लिए, हैबिटेट के लिए जब एनिमल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, परमानेंट नहीं जाते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे इसको छोटा सा सिंपल समझ लो, आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, आप यहाँ जिस जगह पे पढ़ रहे हो वहां से आप दूसरी स्कूल में जाओगे, तो आप इस स्कूल से, पुराने वाली स्कूल से जो टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट दे दो, हमें दूसरी स्कूल जाना है। तो इस तरह से एक से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में, सुरक्षा के लिए, जनन रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। और लास्ट में है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखिए क्या है कि पेड़ों को हम बचा सकें, इसके लिए पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया, जंगलों को साफ कर दिया, तो कितने उसके दुष्परिणाम, बुरे परिणाम इंसान भुगत रहा है। इसलिए अच्छा यह है कि हम इसमें वापस सुधार करें। इसलिए पेड़ों को, जंगल को वापस तैयार करना जो है, तो अब आप देखते हैं कि ना अगर हम वापस फॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, मतलब जंगल तैयार नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो और भी भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए यह जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को वापस तैयार करें। इसके लिए यही है कि आप जंगल को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, उसको जंगल को और मत काटिए, अपने आप ही पेड़ पौधे तैयार हो जाएंगे। हम जितने पेड़ काटते हैं उससे कई गुना पेड़ अगर हम वापस वहां उन खाली जगहों पे जाके लगाए, तो कुछ सालों में वापस वो जंगल हरा भरा हो जाएगा। वहां पे अवैध गतिविधियां, जंगल को काटना और ये सब जो है, जानवरों का शिकार, ये सब रोकें, तो हम जंगल को वापस जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर के जो सारी डिटेल हमने थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो मेरे ख्याल से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, जिसमें इस चैप्टर को मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश की है। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के पास में, जो आपके रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह जो कोई भी अगर आपकी क्लास में हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। थैंक यू।